तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्लास को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने मोनोहाइब्रिड क्लास में आपको बोला था मेंडल ने क्या किया था। मोनोहाइब्रिड क्लास में वो करता था स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। क्या करता था? स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर को अलग अलग से इनहेरिटेंस पढ़ा किसने? एक कैरेक्टर की अलग अलग से इनहेरिटेंस पढ़ी किसने? मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने कितने जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे उसमें? मेंडल ने देखे थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्लास में हर एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ लिया। ठीक है, तो स्टडी कर लिया। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्लास में वो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करता था। तो मोनोहाइब्रिड क्लास में जब उसने फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि जब उसने क्रॉस किया एक टॉल पेरेंट को एक डिवाफ पेरेंट के साथ, तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि जो F1 जनरेशन है, जब इसने गैमेट बनाया तो ये गैमेट बनाएगा कैपिटल डी, ये गैमेट बनाएगा स्मॉल डी। अब यहाँ पर क्या बननी है? यहाँ पर बननी है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सबके सब जो होंगे वो क्या होंगे? जैसे यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पर आप देखोगे कैपिटल डी स्मॉल डी, ये है ना गैमेट्स। तो जब इनको आप फ्यूज करोगे, अंडरस्टैंड, तो कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर सबके सब F1 जनरेशन में सबके सब जो थे वो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर को रिजेंबल करते थे, यानी एक ही पेरेंट से कैरेक्टर करते थे। सबके सब मेंडल को F1 जनरेशन में डाल दिखे। इस तरह सभी कैरेक्टर्स के लिए, चाहे मेंडल ने कौन सा भी कैरेक्टर का जो है इनहेरिटेंस को स्टडी किया, सभी कैरेक्टर्स में उसको F1 जनरेशन में सेम रिजल्ट मिला, यानी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस होता था। तो मेंडल ने जब इसका जीनोटाइप स्टडी किया हाइब्रिड का, उसने उसमें पाया कि दोनों फैक्टर्स उसमें कंबाइन होकर आते थे। एक फैक्टर डोमिनेंट पेरेंट से आता था, एक फैक्टर रिसेसिव पेरेंट से आता था। तो दोनों के दोनों जो फैक्टर्स है वो F1 हाइब्रिड में अगर प्रेजेंट होते थे, तो यहाँ पर वजह क्या थी कि एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो था वो एक्सप्रेस होता था। मैंने कल कहा आपको, इनको मैं कहूंगा हाइब्रिड टॉल। ठीक है, तो एक ही पेरेंट का क्यों कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है? इसलिए मेंडल ने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने एक लॉ दिया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब भी कोई दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, अब फैक्टर मेंडल इनको बोलता था, मैंने आपको सिखाया, इनको आज अलीन्स बोलते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये कौन है? ये है कंट्रास्टिंग फैक्टर। ये वाला कंट्रोल करता है टॉलनेस को, ये वाला कंट्रोल करता है डिवाफनेस को। ठीक है, तो जब भी दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं एक हाइब्रिड में, उन दो में से दोनों के दोनों एक्सप्रेस नहीं होते हैं, उन दो में से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, दूसरा इसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होता है, वो हिडन रहता है। जो एक्सप्रेस होता है उसको मेंडल ने कहा डोमिनेंट फैक्टर, वो जो एक्सप्रेस नहीं होता है मेंडल कॉल्ड इट अ रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना whereby only one of the two contrasting characters, that means tall and a dwarf character, these were two contrasting characters and only one of them is expressed in the F1 hybrid. This phenomenon of appearance of only one of the two contrasting characters in F1 hybrid is called law of dominance. It's called dominance. Understand? तो law of dominance क्या बोलता है? ये बोलता है जब भी दो फैक्टर्स कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जब भी दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड में, जब वे हाइब्रिड में आ जाते हैं, उनमें से एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। उस एक्सप्रेस होने वाले फैक्टर को मेंडल ने कहा डोमिनेंट फैक्टर। क्या कहा? डोमिनेंट फैक्टर। और दूसरा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसका एक्सप्रेशन हिडन रहता है, तो उसको बोला मेंडल ने रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, आगे जाके 12th में आप पढ़ोगे, मेडिकल लोगे तो हिडन फैक्टर। तो
जिसको रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। इसी फिनोमेना को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, द फिनोमेनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ ओनली वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द फिनोमेना ऑफ appearance of only one of the two contrasting characters, दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से एक ही कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस होना, किसमें एक्सप्रेस होना, F1 हाइब्रिड में। फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ ओनली वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन F1 हाइब्रिड, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डोमिनेंस, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। क्लियर? तो डोमिनेंस की वजह से ही इंसानों के अंदर बहुत सी बीमारियां छुपी रहती है। अंडरस्टैंड? अगर डोमिनेंस नहीं होती तो बहुत सी बीमारियों की शिकार हो जाते इंसान। आप देखो, आप इसको कहा मेंडल ने कि जब भी उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, हर एक कैरेक्टर को जब उसने स्टडी की कि कैसे इनहेरिट होता है, तो F1 जनरेशन में हर एक कैरेक्टर के लिए एक जैसा नतीजा पाया उसने। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सब के सब, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, हाइब्रिड टॉल लिखूंगा ना मैं, सब के सब मैं जो जीनोटाइप है वो था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दोनों फैक्टर्स आए थे, लेकिन एक ही फैक्टर यहां पर एक्सप्रेस होता था, तो इसीलिए एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता था यहां पर है। अदरवाइज आप सोच सकते थे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कंबाइन हो गए तो टॉल और दीवारों के बीच में इसका कैरेक्टर होना चाहिए था, बट इन रियल सेंस ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो जब अब ये F1 जनरेशन, मेंडल की क्या टेक्निक थी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कल मैंने बताया आपको, पहले तो वो प्योर टॉल को लाता था, फिर उनको क्रॉस कराता था पेरेंट्स को, फिर F1 जनरेशन बना के वो उनको सेल्फ पॉलिनेट कराता था। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में जब यहाँ पर ये गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स दो किस्म के बनेंगे, एक गैमेट होगा कैपिटल टी, दूसरा गैमेट होगा स्मॉल टी। ठीक है, अब जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनने के बाद F1 जनरेशन जो है F2 जनरेशन बन जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, F2 जनरेशन इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, ड्रा पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर यहाँ पर ऐसे डालते हैं हम, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर आपको स्क्वायर डालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सबके सब जो है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, देन जब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमेट्स बनेंगे, जब ये फ्यूज होंगे तो देखो क्या बनेगा, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट पाया फिर मेंडल ने, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, ये और ये इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर गैमेट एक ही किस्म का था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये जब भी फ्यूज होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बनाएगा एक ही जैसा हाइब्रिड कैपिटल टी और स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? तो बट यहां पर गैमेट जो है वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब F1 हाइब्रिड में जो फैक्टर्स है वो कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद वो फिर अलग अलग हो जाएंगे और फिर अलग अलग तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। देखो क्या होता है, F2 जनरेशन में मेंडल ने जो रेशियो पाया वो पाया उसने 3:1, इसको कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। क्या कहते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो, यानी बाहर से दिखने वाला एक्सप्रेशन। यहाँ पर 3 टाल रिजेंबल करते थे टाल को और 1 रिजेंबल करता था डिब्बा को। अंडरस्टैंड? तो मेंडल ने F2 जनरेशन में देखा मोनोहाइब्रिड क्लास में कि दोनों पेरेंट्स का जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया था F2 जनरेशन में, मगर किस रेशियो में, 3:1। 3 रिजेंबल करते थे एक पेरेंट को और 1 रिजेंबल करता था एक पेरेंट को। अब मेंडल ने यहाँ पर कहा कि अगर F1 जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, तो F2 जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ कि दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ 3:1।
1 रेशियो में। तो ये क्यों हुआ? इसलिए मेंडल ने कहा कि इसलिए हुआ क्योंकि जब भी ये दो फैक्टर्स F1 हाइब्रिड में आए, ये आपस में मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए, ठीक है, ये सिंपली एक साथ रहे। और जब गैमेट बनाने का मौका आया तो दोनों के दोनों फैक्टर्स अलग अलग गैमेट्स में चले गए। अलग अलग गैमेट्स में चले जाने के बाद वो कंबाइन हुए और इस तरह कंबाइन हुए कि दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो में। और अगर आप इसका जीनोटाइप रेशियो देखोगे, जीनोटाइप में आपको प्योर टाल, कैपिटल डी इसको बोलते हैं प्योर टाल, ये एक ही पाओगे आप, तो 1:2। हाइब्रिड टाल कितने पाओगे? 2, 2:2। प्योर डिवाल कितना देखोगे? 1। इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक में आपको बाहर से दिखने वाला एक्सप्रेशन आपको पहले ही मैंने बोला होता है, फिनोटाइप इसको कहते हैं। तो बाहर से ये तीनों टॉल दिखते हैं और ये डिवाल, इसलिए 3:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो इसलिए ये दिखता है प्योर टाल। इसकी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? प्योर टाल ये हमेशा टाल बनाएगा, हाइब्रिड ये हमेशा क्या बनाएंगे? ये टाल भी बनाएंगे, हाइब्रिड भी बनाएंगे और डिवॉल्व भी बनाएंगे। अंडरस्टैंड? ये वाले, और ये हमेशा डिवॉल्व जैसे प्लांट्स बनाएगा। तो 1:2:1 प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर डिवॉल्व। अंडरस्टैंड? तो मेंडल ने अपना पहला लॉ दिया, इसको कहते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Mendel gave the first law, that's called law of segregation of gametes. क्या बोलते हैं उसको? Law of segregation of gametes. Law of segregation of gametes or law of purity of gametes. It's also called as law of purity of gametes. तो यहाँ पर आप इसको सेग्रीगेशन के लॉ से याद रखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स इज आल्सो कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ। अगर आपके एग्जाम में आएगा डिफाइंड मेंडल्स फर्स्ट लॉ, तो वो यही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स जो फर्स्ट लॉ है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जो भी दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स एक हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं, तो वो दोनों के दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो ब्लेंड नहीं होते हैं। डू नॉट मिक्स, डू नॉट ब्लेंड, बट सिंपली स्टिक टुगेदर। लेकिन वो एक साथ रहते हैं। अंडरस्टैंड? जस्ट एक साथ रहते हैं। और जब गैमेट बनाने का मौका आता है, यानी जब ये हाइब्रिड गैमेट्स बनाता है, तो दोनों के दोनों फैक्टर्स, जैसे यहां पर मैंने दिखाया आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों के दोनों फैक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाते हैं और हर एक गैमेट को इनकी एक ही कॉपी मिलती है। एक गैमेट को कैपिटल टी, एक गैमेट को स्मॉल टी। हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। यानी जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, एक फैक्टर के लिए। गैमेट्स में हमेशा एक कैरेक्टर की एक ही कॉपी आ जाती है, एक ही फैक्टर आ जाता है। ठीक है? तो यहां पर मेंडल ने कहा इसलिए F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। ये इसलिए हुआ बिकॉज यहां पर गैमेट्स सेग्रीगेट हो गए। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, यहां पर फैक्टर्स सेग्रीगेट हो गए और अलग अलग गैमेट में चले गए। फिर अलग अलग गैमेट में चले जाने के बाद उन्होंने F2 जनरेशन में जो रेशियो दिया वो दिया 3:1। इसलिए वहां पर दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ 3:1 फॉर्म में। So law of segregation of gametes states that whenever two contrasting factors are brought together in hybrid, as you see here, these two simply stay together. These do not mix, do not blend. ये mix नहीं होते हैं and separate at the time of gamete formation. As you can see, they are simply together, and when gametes were formed, they were separated. Capital T and small t went into separate gametes, and when these gametes united, that they give the combination of these factors in the form of 3:1. Where both the expressions, both the characters of parents were expressed in two generation. Isn't that? This is only because of law of segregation of gametes. तो आपको समझ आया segregation of gametes कहता है कि जब भी दो contrasting factors एक हाइब्रिड में यूनाइट होते हैं, वो दोनों एक साथ रहते हैं तब तक जब तक gametes नहीं बनते हैं, लेकिन मिक्स नहीं हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, जब भी गैमेट बनाने का टाइम मिलता है, गैमेट बनाने के टाइम में
वो अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग हो जाते हैं तो फिर जो है F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है वो 3:1 मिलता है। इसलिए दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये मेंडल को इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला। फिर मेंडल को डायहाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने। अंडरस्टैंड, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ जो है स्टडी किया। अंडरस्टैंड, अब मेंडल ने एक नहीं, अब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किए, मेंडल ने पॉलीहाइब्रिड क्रॉस भी किए, दो से ज्यादा कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी किया। बट हमने पढ़ना है मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? द ब्रीडिंग क्रॉस, द एक्सपेरिमेंट दैट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, जिसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ पढ़ा। अंडरस्टैंड, दैट्स कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, डायहाइब्रिड तो दो कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मेंडल ने इस वक्त एक कैरेक्टर लिया शेप ऑफ सीड्स, क्या लिया? शेप ऑफ सीड्स। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को पता चला था शेप जो है वो राउंड डोमिनेंट है। राउंड को रिप्रेजेंट करूंगा मैं आर से, किस पे डोमिनेंट है? रिंकल्ड पे। रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल आर से। और यहां पर दूसरा कैरेक्टर मेंडल ने लिया, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ सीड्स। कलर ऑफ सीड्स में दो जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। एक होता है क्या कहते हैं इसको, येलो, एंड दूसरा होता है ग्रीन। अंडरस्टैंड, तो येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, green represented by capital Y and this represented by small y. Understand? Then yellow is dominant over green. ये कहां से पता चला मेंडल को? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इसने अलग अलग कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। अब दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो ऐसे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या लूंगा मैं? तो मेंडल कौन से पेरेंट्स लाएगा? दो कैरेक्टर्स है, आप को खुद समझ आएगा, जैसे थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो मैं सपोज मेल पेरेंट लाऊंगा जो डोमिनेंट मेल पेरेंट होगा। तो बोलो बच्चों, इनका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये पूरी तरह से राउंड और येलो कलर के सीड्स बनाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही मेंडल की यही थी, क्योंकि वो प्योर लाइन पेरेंट्स को ला रहा था। तो इसको क्रॉस करेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ। क्लियर? जब ये गैमेट बनाएगा, एक गैमेट में एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर चला जाता है। तो इस राउंडनेस का आर आएगा और येलो कलर का कैपिटल वाई आएगा। जब ये गैमेट बनाएगा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा गैमेट में। जब ये दोनों गैमेट्स मिक्स हो जाएंगे, मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो एक सीड बनेगा जिससे एक पौधा बनेगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई होगा। तो दिस F1 जनरेशन, सब के सब F1 जनरेशन में देखो, एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। तो बोलो ये F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लेट्स क्या होंगे? शाबाश, आप खुद बोल सकते हैं, सब के सब राउंड और येलो कलर सीड्स के होंगे, बिकॉज कैपिटल आर फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर roundness is dominant over wrinkledness and yellowness is dominant over greenness. Understand? तो सब के सब सेम रिजल्ट, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेम रिजल्ट मिला, सब के सब पेरेंट्स F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट को रिजल्ट करते थे, डायहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल को सेम रिजल्ट मिला। लेकिन जब इस F1 जनरेशन को उसने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया, तो मेंडल को एक चौंकाने वाला नतीजा मिला F2 जनरेशन में, that was totally different from the result of F2 generation of monohybrid cross. That I'm going to draw here कि यहां पर नतीजा क्या मिला F2 जनरेशन में। ये वाला आपने नोट किया, तो ये अब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये है F1 हाइब्रिड। ये जब गैमेट्स बनाएगा, ये चार किस्म के गैमेट्स बनाएगा। देखो किस तरह के गैमेट्स, एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई,
एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब जब ये गैमेट्स क्या कहते हैं, जब ये जो है ये हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो विल सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। मैं इधर लिखूंगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहां पर भी सेम लिखूंगा मैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहां पर आपको इसी तरह एक परेट स्क्वायर बनाना है जिसमें आपको 16 स्क्वायर्स बनेंगे अंदर से। तो इसको क्रॉस करते जाएं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इसको मैंने इन सब के साथ जो है फ्यूज कराया। फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अगर आपके पास सेंस है तो देख लो यहाँ पर एक डिफरेंट नतीजा मिला। कैपिटल आर दोनों है, स्मॉल वाई दोनों है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेंडल ने F2 जनरेशन में जो रेशियो पाया वो मोनोहाइब्रिड क्लास से डिफरेंट पाया। इधर उसको फिनोटाइपिक रेशियो निकला 9:3:3:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा है। फिनोटाइपिक रेशियो में इसको 9 के 9 जो थे वो इस डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करते थे RRYY को, और ये एक जो था वो स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई को रिप्रेजेंट करता था। ये दोनों कॉम्बिनेशंस मेंडल ने अलग देख पाई वहां पर, जो पेरेंट कैरेक्टर्स के नहीं थे। अंडरस्टैंड, आप देख सकते हो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्लास में F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर देखा था, एक्सप्रेस हो गया 3:1 रेशियो में। एग्जाम में आएगा व्हाट वाज द मेंडल्स डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्लास F2 जनरेशन रेशियो 3:1। फिर डायहाइब्रिड क्लास में F2 जनरेशन रेशियो क्या था 9:3:3:1। वहां पर दो ही किस्म का रेशियो निकलना चाहिए था, 14 समथिंग और 15 समथिंग, बट यहाँ पर निकला 9:3:3:1। यहाँ पर मेंडल ने क्या देखा, F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी बन गई थी जो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, इसमें भी ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये वाला भी ऐसा ही, ये वाला भी ऐसा ही, ये वाला भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 सबके सब कौन से थे, इनमें राउंड सीड्स एंड येलो कलर था, ठीक है। फिर ये एक वाला मैं लूंगा, इसको मैं यहां से अलग करूंगा। ये एक वाला जो है इसमें रिंकल्ड सीड्स थे एंड ग्रीन कलर था, ठीक है। ये दूसरे उस पेरेंट को रिजेंबल करता था। पेरेंट्स आप देख रहे हो RRYY लिया था मैंने और RRYY स्मॉल आर। तो ये 1 ये इसको रिप्रेजेंट करते थे, ये 9 इसको करते थे। लेकिन 3:3 रेशियो में जो है मेंडल ने F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्लास में न्यू कॉम्बिनेशंस देखी। न्यू कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाला एक वाली न्यू कॉम्बिनेशन की RR स्मॉल वाई, दूसरा इसी जैसा ये देख रहे हो आप, ये दूसरा इसी जैसा ये वाला है ना, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तीसरा इसी जैसा ये वाला है, देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इसमें कैपिटल आर है, कैपिटल आर दोनों है, तो राउंड ही होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। यहां पर स्मॉल वाई, तो यहां पर ये जो 3 जो रेशियो निकला था मेंडल को, ये वाले सब राउंड एंड ग्रीन कलर सीड्स के होंगे। ऐसा कैरेक्टर किसी भी पेरेंट में नहीं था।
राउंड ग्रीन चीज की शेप है, ग्रीन कलर है, राउंड के साथ येलो कलर होना चाहेगा, लेकिन राउंड के साथ ग्रीन कलर आया। फिर अलग जो है दूसरा जो रेशो 3 पाया उसने, वो क्या था, वो ये वाला देख रहे हो आप, इसमें स्मॉल और है और कैपिटल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो ये सब के सब क्या होंगे, ये होंगे रिंकल्ड, लेकिन रिंकल्ड के साथ इनका डोमिनेंट कलर आएगा येलो। ये वाला भी अलग कॉम्बिनेशन का आया मेंडल ने, तो मेंडल गॉट कंफ्यूज्ड। Then Mendel studied their genotype. Then Mendel studied and he gave his second law. That's called law of independent assortment. Law of independent assortment. Mendel ने अपना दूसरा लॉ दिया, जिसको कहते हैं Mendel's second law. That's called law of independent assortment. ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेंडल सेकंड लॉ कहते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, कहता है जब भी हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम, तो जो उनके जो फैक्टर्स होते हैं, जो उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वो फैक्टर्स रैंडमली जो है, वो फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली जो है असॉर्ट होते हैं। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ हमेशा चला जाता, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चला जाता, तो मेंडल को 9:3:1 कॉम्बिनेशन नहीं मिलती। मेंडल को कुछ इस पैरेंट से मिलते, कुछ इस पैरेंट से मिले हुए जो है यंग वंस नजर आते हैं। लेकिन ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गया, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गया। ये देखो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गया, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी किया गया। इसी को मेंडल ने बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यानी जब भी हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more characters, the factors controlling each of the characters assort independent of each other. What is that independent? Capital R doesn't go with capital Y. It also goes with capital I as well as with small y. That's called independent assortment. When they assort independently and then they randomly combine in the F2 generation. You can see this is the random combination. Randomly combine in the F2 generation to give the result of F2 generation in the phenotypic ratio of 9:3:1. That's because of the law of independent assortment. Mendel got 2 new combinations apart from the parental combinations which resembled neither of the parents. वो किसी भी parent को resemble नहीं करते थे। उनमें unusual characters देखे मेंडल ने, उनमें dominant round shape के साथ recessive green color आया था, उनमें dominant recessive wrinkled shape के साथ dominant yellow color आया था। New combinations. Why? Because of the law of independent assortment. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट states that during inheritance of 2 or more characters, जब भी इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं 2 या ज्यादा कैरेक्टर्स की, अंडरस्टैंड, the factors of each trait, हर एक ट्रेट के जो फैक्टर्स होते हैं वो असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो जिस तरह उनको जाना चाहेगा उस तरह नहीं जाते। कैपिटल आर को हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाना चाहेगा। जैसे अगर आप देखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, आपको स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। अगर ऐसे जो है गैमेट्स बनेंगे तो मेंडल को कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं मिलती। वहां पर सिंपली मेंडल को कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई मिलते हैं। अंडरस्टैंड? दे फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड रैंडमली कंबाइन। उसके बाद रैंडमली वो कंबाइन होते हैं, रैंडमली कंबाइन टू फॉर्म parental and non-parental combinations। रैंडमली कंबाइन होकर पैरेंटल और
नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशंस इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ आया क्यों मेंडल को, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल और 3:3 इन इक्वल रेशियो परसेंटेज में उसने न्यू कॉम्बिनेशंस को पाया। न्यू कॉम्बिनेशन एक कैसी थी, उसमें राउंड एंड रिंग, राउंड एंड ग्रीन कलर सीड्स थे, ग्रीन कलर सीड्स थे। और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या थी, उसमें रिंकल्ड के साथ येलो कलर सीड्स थे। क्या थे, येलो कलर सीड्स थे। That's because of this law of independent assortment of alleles, independent assortment of factors, when they independently assort and randomly combine in the F2 generation to form these type of जो है combinations। एक तो parental combinations भी मिली और उसके अलावा new combinations भी बनी वहां पर। तो this is because of dihabet independent assortment, understand? उसके बाद हमने पढ़ना है हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस। देखो ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होता है, एक फैक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है, ठीक है। यहां पर मैं एग्जांपल के साथ जो है आपको समझाऊंगा कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी की एग्जांपल दूंगा मैं, और स्मॉल टी, स्मॉल टी। आप कहोगे सर इसकी वजह से डिवॉल्व क्यों होता है और इसकी वजह से जो है वो टॉल क्यों हो जाते हैं। ये कैपिटल टी वाला जो है ना, ये डोमिनेंट अलील जो होता है, डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट फैक्टर जो होता है या डोमिनेंट अलील जो होता है, ये जब भी किसी के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से एनएफ एंजाइम बनता है। एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन्स। क्या बनाकर एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन बनाकर। तो ये एंजाइम बनाता है, जो एंजाइम जो है बाद में मदद करता है एनएफ हार्मोन बनाने के लिए। कौन सा हार्मोन प्लांट्स में ग्रोथ करता है, उसको कहते हैं ऑक्सिन्स, अंडरस्टैंड। तो जब कैपिटल टी डोमिनेंट वाला अलील जब आता है इस प्लांट में, तो इसकी मदद से बहुत एनएफ एंजाइम बनके बहुत एनएफ हार्मोन ऑक्सिन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स टाल हो जाते हैं। चाहे वो कैपिटल टी वाले हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो, सबके सब टाल हो जाते हैं। अब ये जो स्मॉल टी वाला जो रिसेसिव फैक्टर है, ये क्या करता है, ये एनएफ एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। डेफिशिएंट एंजाइम है, कम एंजाइम है, तो कम एंजाइम की वजह से कम जो है वो हार्मोन्स बन जाते हैं, हार्मोन कम रिलीज होते हैं, यानी ऑक्सिन्स कम रिलीज होते हैं इस प्लांट में। इस तरह वो डिवॉल्व रहता है। क्या रहता है, डिवॉल्व। जैसे इंसानों की बात करें, इंसानों के अंदर एक डिफेक्ट होता है जो आपको यूनिट सेकंड में मैंने पढ़ा है, डिवॉल्वनेस, जिसको बोलते हैं यानी छोटा रहना बच्चा। जब उसमें एनएफ ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है, इसका मतलब वो अलील, वो फैक्टर जो उसमें प्रेजेंट होता है वो ऐसा होता है, रिसेसिव होता है, जो एनएफ एंजाइम नहीं बनाता है। एनएफ एंजाइम की वजह से एनएफ हार्मोन नहीं बनता है। जब हार्मोन नहीं बनता है तो उस बच्चे में कम हार्मोन की वजह से स्टंट ग्रोथ होती है, वो छोटा रहता है। और वहां पर दूसरे केस में जायंट बन जाता है। कैसे, बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अब अगर नॉर्मल की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हम में एनएफ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जीन जो है वो उस प्रकार का है कि वो एनएफ एंजाइम प्रोड्यूस करके एनएफ हार्मोन बना के जो हमें नॉर्मल हाइट का कर देता है, अंडरस्टैंड। अदरवाइज जो एक्सेस टॉल होते हैं या छोटे होते हैं, उनमें डेफिशिएंट एंजाइम या बहुत ज्यादा एंजाइम रिलीज होता है। एंड दैट्स हाउ अ ट्रेट इज expressed, how a factor is expressed. Factors are expressed by forming the proteins, and these proteins actually produce the characters. वही characters produce करते हैं, ठीक है। That's all about this. Tomorrow will be sex determination. कैसे sex determine होता है इंसानों में। आज के लिए इतना